तो मेरे अंदर हमेशा ये चाहत बनी रही कि मुझे उन लोगों से मुलाकात हो जाए, उन लोगों को देख लूं जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को देखा या बाबा साहब के साथ काम किया। तो हमारा मकसद है कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी और नौकरी करके माँ बाप को रोटी और सम्मान दिलाना, ये मेरा मकसद है। जिस समाज में तुम पैदा हुए वह समाज में कलेक्टर भी आज अपर कास्ट के चौकट के अंदर भी नहीं जा पाता। तो फिर तुम कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी तुम अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दिला सकते। कि नागपुर भी अब उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चलेगा कि आप लोग अपने प्रदेश में एक मिसाल कायम करो कि आमदार जिता के पूरे देश में मैसेज दो कि अब नागपुर या महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं। जो बाबा साहब को भरोसा दिलाते थे कि बाबा साहब आपके जीते जी और आपके जाने के बाद भी यह आपका आंदोलन हम कभी पीछे आने नहीं देंगे। जो बाबा साहब को भरोसा दे रहे थे, बाबा साहब की आरपीआई को हम कोशिश करके भी हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहाँ जो लीडर लोग हैं वो अपने स्वार्थ में ज्यादा, समाज के हित में कम सोचते हैं, इसलिए हमें कोई अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। मैंने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया, क्योंकि बाबा साहब का अपमान उन लोगों ने महाराष्ट्र में किया, तो मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को तैयार करके वहां का बदला मैंने उत्तर प्रदेश में लिया। कैडर ब्रेक नहीं हुआ है, कैडर आपने देना बंद किया है अपनी मर्जी से। कभी नेता ने नहीं कहा कि बीएसपी का कैडर रोको आप लोग। कि जिस प्रदेश में हमें वर्क मिलता है वहां कोई गुट नहीं होता, वहां केवल होती है बहुजन समाज पार्टी की। आंदोलन मूवमेंट में वही लोग चल पाएंगे जिनके अंदर निष्ठा, ईमानदारी और मूवमेंट के प्रति समर्पण होगा, वही बहुजन समाज पार्टी में चल पाएगा। कि मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती सही माने में वो जयंती होगी कि हम लोग मान्यवर कांशीराम साहब के मकसद को पूरा करने के लिए अगर आज संकल्प ले लें। मैं आप सभी लोगों का मंच के माध्यम से हार्दिक धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद इसलिए भी करता हूं कि ये पहली बार मुझे आपके प्रदेश में या नागपुर की धरती में आने का हमें मौका मिला। और जिस मौके पे जिस तरह का आप लोगों ने हमें सम्मान दिया है, जिस तरह आप लोगों ने हमें सम्मानित करने का काम किया है, मैं उसके लिए आप लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि हम कोई नेता परिवार से ताल्लुक रखने वाला शख्स नहीं हूं। आप लोग तो खुश नसीब हैं जहां पे बाबा साहब के भी संघर्ष। मैं जब आज प्रदेश अध्यक्ष जी मुझे ले गए एक घर में खाना खाने के लिए, तो मेरे अंदर हमेशा ये चाहत बनी रही कि मुझे उन लोगों से मुलाकात हो जाए, उन लोगों को देख लूं जिन लोगों ने कभी बाबा साहब को देखा या बाबा साहब के साथ काम किया। आप लोग धन्य हैं जिस धरती पे इतने बड़े बड़े महापुरुष, चाहे फूले जी हो, साहू जी हो, क्योंकि मैं बहुत लंबा समय नहीं लेना चाहता। मैं कम समय में अपनी बात को आपके बीच में रखना चाहता हूं। तो मन में लालसा थी हमें भी कि हमें कभी वो मौका मिले कि हम उस धरती को भी छू के एक बार सैल्यूट करें जिस धरती पे इस तरह के महापुरुष पैदा हुए, और उन महापुरुष ने हमारे जैसे लोगों को, जिस समाज में हम पैदा हुए
अध्यक्ष जी हमारा परिचय दे रहे थे। हमने कहा हम कोई राजनीतिक परिवार से ताल्लुक नहीं रखते। हम परिचय में, इंट्रोडक्शन में बताए थे कि हम लोग गरीब परिवार के लोग, उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल, जहां पे दिन भर संघर्ष करने के बाद शाम को घर में चूल्हा जलता था। हम लोग वहां से निकल के बनारस और इलाहाबाद में जब शिक्षा प्राप्त किया या शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं देखा, हम लोगों ने कभी बाबा साहब को भी नहीं पढ़ा। उसका रीजन ये रहा कि बाबा साहब का जो आंदोलन उत्तर प्रदेश के आगरा तक 1956 में पहुंचा, लेकिन उसके बाद आगे बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं जा पाए। और जब बाबा साहब हम लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाए तो हम लोग बहुत कुछ बाबा साहब के मूवमेंट, साहू जी, फूले जी के मूवमेंट से अनभिज्ञ थे। तो जब इस मूवमेंट से अनभिज्ञ थे तो बहुत कुछ सोच नहीं पाते थे। हम तो हर मंचों से, क्योंकि जयंती मान्यवर कांसीराम साहब की है, हम हर मंचों से मान्यवर कांसीराम साहब का आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि धन्य है मान्यवर कांसीराम साहब, जिस परिवार के माँ बाप को कभी सम्मान से कुर्सी भी नहीं मिली और उस परिवार के बेटे को नीला झंडा पकड़ा के जब इस मूवमेंट में लगा दिया, तो वह बेटा जब आज भी किसी जिले से निकलता है तो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कलेक्टर होता है। आज कलेक्टर को भी बड़े अदब और सम्मान से कहना पड़ता है कि राजा राम जी से 1 मिनट बात हो जाएगी क्या। मैं ये कहना चाहता हूं, मान्यवर कांसीराम साहब ने हम लोगों को जो समझाया, गुरु किल्ली की बात करते थे कि पॉलिटिकल पावर। मैं एक वाकया बता रहा था कि मान्यवर कांसीराम साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने ये कहा कि भाई अगर तुम्हें इस आंदोलन के साथ काम करना है, तो मैंने एक लाइन कहा था कि साहब मैं नेता नहीं हूं, मैं इस आंदोलन के साथ काम नहीं कर सकता। उन्होंने कहा तुम करना क्या चाहते हो? मैंने कहा साहब मैं तो गरीब परिवार का बेटा हूं, बड़ा संघर्ष करने के बाद हॉस्टल में माँ बाप हमें 200 रुपये महीने भेजते हैं, तो 200 रुपये में हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमारा मकसद है कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी और नौकरी करके माँ बाप को रोटी और सम्मान दिलाना, ये मेरा मकसद है। यह बात 93 में मान्यवर साहब और माननीय बहन जी के बीच में हमने रखा। मान्यवर साहब ने कहा भाई रोटी तो समझ में आती है, क्योंकि रोटी नौकरी करने के बाद तू माँ बाप को दिला सकता है, खिला सकता है, लेकिन सम्मान कैसे दिलाएगा यह मुझे समझा दो। मान्यवर साहब ने जब कहा कि समाज या परिवार को सम्मान तू कैसे दिलाएगा ये समझाओ मुझे, मैं चुप था। तब मान्यवर कांसीराम साहब को लगा कि इस लड़के के समझ में नहीं आ रहा है कुछ। उन्होंने कहा सुनो, सबसे बड़ा अगर नौकरी करना चाहोगे तो कलेक्टर से बड़ा तुम और कुछ नहीं बन सकते। सबसे बड़ी पोस्ट कलेक्टर की होती है, यूपीएससी क्वालिफाई करोगे तो कलेक्टर बन जाओगे। लेकिन इस व्यवस्था में, जो इस देश की व्यवस्था है, उस व्यवस्था में तुम जिस समाज में पैदा हुए, जिसको चाहे आप महार समाज कहें या जो भी तमाम नामों से पुकारा जाता, जिस समाज में तुम पैदा हुए वह समाज में कलेक्टर भी आज अपर कास्ट के चौकट के अंदर भी नहीं जा पाता। तो फिर तुम कलेक्टर भी बन जाओगे तो भी तुम अपने माँ बाप को सम्मान नहीं दिला सकते।
मेरी समझ में आया। मैं आप लोगों से केवल इतना अपील करने आया हूं। मैं जितने लोगों से मिला, सबने, ज्यादातर लोगों ने यह बातें मुझे बताई कि हमने मान्यवर कांसीराम साहब के साथ इस आंदोलन में कदम से कदम मिला के चला। हमने मान्यवर कांसीराम साहब से कैडर लिया, हमने माननीय बहन जी का कैडर लिया। मैं आप लोगों से केवल अपील करने आया हूं। मैंने कहा मैं भी उस परिवार का ही सदस्य हूं जिस परिवार के आप सदस्य हैं, लेकिन हम लोगों ने कहा बाबा साहब को नहीं देखा हम लोगों ने कभी, लेकिन जब मान्यवर कांसीराम साहब बाबा साहब का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में गए, फूले जी साहू जी का मूवमेंट लेके हम लोगों के बीच में पहुंचे, तो हम गरीब लोग उस आंदोलन को इतनी मजबूती से पकड़े कि आप लोगों को जानकारी होगी कि जब 95 में हमारी सरकार बनी, 67 विधायक हमारे आए, तो सबसे ज्यादा विधायक वहीं से आए जो सबसे गरीब क्षेत्र उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल कहलाता है। क्योंकि हम लोगों को के अंदर वो भाव डेवलप किया। और मेरा तो सौभाग्य है कि 93 से कंटिन्यू मुझे साहब और बहन जी के साथ रहने का मौका मिला और उनके बीच में रह के हमने काम को किया है। मुझे आज खुशी है, इस बात की खुशी है, पहली खुशी की मुझे महाराष्ट्र जैसे प्रदेश में आने का मौका मिला, बाकी स्टेट तो हमारे पास रहे ही है। महाराष्ट्र ही स्टेट ऐसा था जो हमारे पास नहीं था और हम आना चाहते थे, देखना चाहते थे। और आज मुझे लगा कि अभी तो मुझे चंद दिन हुए हैं अध्यक्ष जी, जब हमें लखनऊ में ये बताने लगे कि हम ओपन कार्यक्रम कर रहे हैं और अच्छा कार्यक्रम करेंगे, तो कहीं न कहीं डर मुझे भी महसूस हो रहा था कि इतने कम समय में क्या अच्छा कार्यक्रम कर लेंगे आप। लेकिन आज जब आप लोगों के हुजूम को मैंने देखा तो आज मुझे भरोसा हो गया कि नागपुर भी अब उत्तर प्रदेश के पैटर्न पे चलेगा। और मैंने सर्किट हाउस में भी कहा कि लोग उत्तर प्रदेश का मिसाल देते थे, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते थे कि उत्तर प्रदेश की मिसाल देके पूरे देश में चलते थे। लेकिन इस बार मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने प्रदेश में एक मिसाल कायम करो कि आमदार जिता के पूरे देश में मैसेज दो कि अब नागपुर या महाराष्ट्र भी उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं। इसलिए मैंने कहा मान्यवर कांसीराम साहब की जयंती, जन्म, संघर्ष आप लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बल्कि आपसे कम तो हमने जाना। हमें तो मान्यवर कांसीराम साहब से सीखने को मिला और हम लगातार जब उनके साथ होते थे तो हम जिक्र भी करते थे। मैंने एक दिन सवाल कर दिया मान्यवर साहब से, मैंने कहा साहब जब आपको बाबा साहब के आंदोलन को ही चलाना था तो बाबा साहब की आरपीआई भी तो थी और बाबा साहब की आरपीआई के साथ लग के भी बाबा साहब के आंदोलन को चलाया जा सकता था। तब उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, वो कैडर का सब्जेक्ट है, फिर कभी आपके बीच में आएंगे। उन्होंने कहा मैंने 64 में रिजाइन करने के बाद मैं इन्हीं लोगों के टच में लगा। मेरी कोशिश रही कि आरपीआई को आगे बढ़ाया जाए, मेरी कोशिश थी यह पार्टी आगे बढ़े। लेकिन जितने भी उस समय के लीडर थे या जितने भी बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के लेफ्ट और राइट हैंड हुआ करते थे, जो बाबा साहब को भरोसा दिलाते थे कि बाबा साहब आपके जीते जी और आपके जाने के बाद भी यह आपका आंदोलन हम कभी पीछे आने
नहीं देंगे। जो बाबा साहब को भरोसा दे रहे थे उन लोगों ने मान्यवर कांसी राम साहब को सबसे बड़ा झटका कब दिया, जब 1971 में पूना की गाडगे धर्मशाला में एक समझौता हुआ। क्या समझौता हुआ? उस समय लोकसभा की 521 सीटें हुआ करती थी। 520 सीटों पे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी और एक सीट पे बाबा साहब की आरपीआई चुनाव लड़ेगी। मान्यवर कांसी राम साहब ने कहा उस दिन मुझे झटका लगा और उस दिन उन्होंने फैसला किया कि अगर हमें बाबा साहब की आरपीआई को हम कोशिश करके भी हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, क्योंकि यहां जो लीडर लोग हैं वो अपने स्वार्थ में ज़्यादा, समाज के हित में कम सोचते हैं, इसलिए हमें कोई अलग रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। और उन्होंने यह सोचा और यह सोच के उन्होंने उत्तर भारत की तरफ प्रस्थान किया। इसके बाद आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने वाम से DS4 BSP बनाई। लेकिन मैं केवल कहना चाहता हूं, 96 में एक समझौता हो रहा था। 96 में एक समझौता हो रहा था कांग्रेस और BSP के बीच में। कांग्रेस और BSP के बीच में एक समझौता उत्तर प्रदेश में हो रहा था। हम लोग भी बड़ा अचंभित थे, लेकिन मान्यवर कांसी राम साहब से सवाल पूछ नहीं सकते थे, इतनी हैसियत थी नहीं, इतनी हिम्मत थी नहीं। कि जिस कांग्रेस ने कदम कदम पे हमें रोड़े अटकाया, रोकने का काम किया, जिस कांग्रेस ने बाबा साहब को 1952 में भी चुनाव नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने भंडारा का उपचुनाव भी बाबा साहब को नहीं जीतने दिया, जिस कांग्रेस ने हर जगह हमें ब्रेकर का काम किया, उस कांग्रेस से मान्यवर कांसी राम साहब क्यों समझौता कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन हम लोग सवाल नहीं कर पाते थे। लेकिन समझौता हुआ और जब मान्यवर साहब मंच पे गए तो उन्होंने अपने स्पीच में क्या बोला? उन्होंने कहा मैंने कांग्रेस को घुटने से नीचे ले आ दिया। मैंने कांग्रेस के साथ समझौता क्यों किया? क्योंकि कांग्रेस ने बाबा साहब का अपमान किया था। कांग्रेस ने 1971 में बाबा साहब की पार्टी को एक सीट दिया था। मुझे इतना बुरा लगा था, इतना बुरा लगा था कि जब हम किसी भी प्रदेश को तैयार करेंगे तो वह स्थिति महाराष्ट्र वाली हम उसको उस स्थिति में उस प्रदेश में ले आएंगे। और 425 सीट हुआ करती थी विधानसभा की, और मान्यवर कांसी राम साहब ने कांग्रेस को कितनी सीट दी थी? 125 सीट पे, जो देश के तमाम स्टेटों में उसकी सरकार थी। सेंटर में सरकार कितनी बार बना चुका, उस पार्टी को मान्यवर कांसी राम साहब ने 125 सीट दिया और खुद उन्होंने 300 सीट पे BSP को चुनाव लड़ाया। उन्होंने कहा मैं बाबा साहब के अपमान का बदला लिया, क्योंकि बाबा साहब का अपमान उन लोगों ने महाराष्ट्र में किया, तो मैंने उत्तर प्रदेश के लोगों को तैयार करके वहां का बदला मैंने उत्तर प्रदेश में लिया। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोगों से अपील करने आया। हमें आपका जोश देख के बहुत अच्छा लगा है, लेकिन इस जोश को आप लोग थोड़ा सा वर्क में अगर तब्दील कर लें, क्योंकि जब हम बार बार बहुजन समाज की बात करते हैं कि हमारा वोट इतना ज्यादा, हमारी तादाद इतनी ज्यादा, और राजा तो वोट के बल पे बनता है, आमदार खासदार तो वोट के बल पे बनता है, इतनी बड़ी तादाद हमारी, तो हमारा विधायक या आमदार और खासदार क्यों नहीं बनता है? हमारा आमदार और खासदार क्यों नहीं बनता है? हमें इस पे गहन मंथन और चिंतन करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा जोश खूब है आप में,
ये पहला कार्यक्रम था। पहले कार्यक्रम में आपका जोश देख के हमारा भी सीना गदगद हुआ है। मैं अभी जाके 10 बजे ही अगर मैं यहाँ से गया तो सबसे पहले मैं बहन जी को यही बताऊंगा कि बहन जी, नागपुर वालों ने इस बार तो पूरा साहब की जयंती का, अभी अगर देश में हर जिले में हो रहा है, हर प्रदेश में हो रहा है, लेकिन मैं कहूँगा कि बहन जी आप सारे प्रदेशों की अगर तुलना कर लें तो मैं आपको बता रहा हूं कि नागपुर का प्रोग्राम आज का नंबर 1 प्रोग्राम था। ये अभी हम बताएंगे। लेकिन मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जोश तो ठीक है, लेकिन इसके साथ होश भी होना चाहिए। अगर होश नहीं होगा तो जोश फिर बिना काम का हो जाएगा। आप सभी लोग कहते हैं कि हमने मान्यवर कांसीराम साहब का कैडर लिया है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आपको कैडर से किसने रोका? किसी ने रोका था? आप पूरे समाज का ठेका मत लो। अगर आप लोग कैडर वाले लोग हो तो आप अपने बेटी को भी तो कैडर दे सकते हो, आप अपने बेटे को भी तो कैडर दे सकते हो, आप अपने बहू को भी कैडर दे सकते हो। जब आपका बेटी बेटा बहू कैडर वाली हो जाएगी तो फिर आपका मूवमेंट कैसे रोकेगा कोई? आपका मूवमेंट फिर रुकने वाला नहीं है। अब आप हमसे केवल ये परमिशन मांगते हो, कभी माननीय बहन जी से परमिशन मांगते हो कि साहब कैडर ब्रेक हो गया। कैडर ब्रेक नहीं हुआ है, कैडर आपने देना बंद किया है अपनी मर्जी से। कभी नेता ने नहीं कहा कि बीएसपी का कैडर रोको आप लोग। और आप अगर अपने घर को कैडराइज कर दो फिर आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है।